नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देखने आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट रविवार को भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार के जय घोष और भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान व धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद किए गए। वहीं इस अवसर पर 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से ही भव्य रूप से फूलों से सजाया गया था। आपको बता दें कि रविवार सुबह 5 बजे से ही बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की उपस्थिति में कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू हुई। बीकेटीसी के आचार्य, वेद पाठियों, पुजारीगणों ने भगवान केदारनाथ के स्वयंभू शिवलिंग की समाधि पूजा की। स्वयंभू शिवलिंग को भस्म, स्थानीय पुष्पों, बेल पत्र आदि से समाधि रूप दिया गया। सुबह 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाया गया। इसके बाद श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में युवा मुक्केबाज दीपाली थापा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीपाली थापा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। नैनीताल की दीपाली थापा ने दुबई के अबू धाबी में सितंबर में आयोजित हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। दीपाली थापा ने 33 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। मुख्यमंत्री ने दीपाली को उनकी इस उपलब्धि का लिए बधाई दी, साथ ही दीपाली के उज्जवल भविष्य की कामना की। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जल्द ही पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे 3 दिन बाद महाराष्ट्र जाकर बतौर स्टार प्रचारक पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से ये जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले 40 दिनों तक उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी पार्टी का प्रचार प्रसार किया था। पार्टी की तरफ से मुझे महाराष्ट्र के चुनाव में भेजा गया है और मैं 2-3 दिन बाद जो है महाराष्ट्र के चुनाव में जाने वाला हूँ। अभी मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, तो केंद्रीय नेतृत्व जो है हर कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं चुनाव में लगाता है और केदारनाथ में मेरा 2 दिन का जो है, मैं खुद वहाँ पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में 2-3 दिन जो है प्रचार करने जाऊंगा, क्योंकि 40 दिन मैं जम्मू कश्मीर के चुनाव में था, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। तो नेचुरली जिन जिन लोगों की ड्यूटी बाहर लगी है उनका जो है उपयोग 2 या 3 दिन पार्टी की तरफ से किया है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ भगुना ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर चुनाव जीतना चाहती है। सौरभ भगुना ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने काफी सोच समझकर पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है। आशा नौटियाल जन जन की नेता है। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों और सत्ताधारी पार्टी के साथ रहकर क्षेत्र के विकास के बारे में जनता सोचती और जानती है। जनता को पता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहकर क्षेत्र का अधिक विकास हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने पूर्व में विधायक रहते हुए विधायक निधि तक नहीं खर्च की। बीजेपी एक विधायक सिलेक्ट किया तो उसके परिवार से टिकट मिला, एक उनको टिकट मिला। दूसरा उठा रहे हैं कि शैला रानी हरीश साहब बोलते हैं कि हमारे समय में बहुत तो काम की थी जब कांग्रेस के विधायक थे। इससे कितना इफेक्ट बीजेपी को पाने जा रहा है? देखिए मुझे देखिए संगठन के फैसले होते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया होगा, इस पर मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने, जैसा आपको बताया, कांग्रेस हमको विकास पे नहीं घेर सकती। कांग्रेस हम पे विकास से बात नहीं करती। केदारनाथ धाम के जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने कायाकल्प करी उसके ऊपर बात नहीं कर सकती।
देखिए, कांग्रेस हर चुनाव सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम फैला के, लोगों को भड़का के, बहका के चुनाव लड़ना जानती है। हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से पहले किसानों के कंधों पे बंदूक रख के, खिलाड़ियों के कंधों पे बंदूक रख के हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश करी, लेकिन वहां की जनता ने क्या फैसला दिया? वहां की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को और वहां के हमारे जो सीएम है उनके नेतृत्व को सराहा, सैनी जी को। उसी तरीके से कांग्रेस की रणनीति हर चुनाव में यही होती है कि पब्लिक के बीच में जाकर झूठ बोल के, बहका के, भड़का के उनसे वोट लें। लेकिन उत्तराखंड की जो जनता है, केदारनाथ की जो जनता है, बहुत अकलमंद जनता है, और वो जानती है कि अगर केदारनाथ का विकास हो सकता है तो वो विकास सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक को जिता के ही हो सकता है, उन विपक्ष के साथ जाके नहीं हो पाएगा। पूर्व के जो यहाँ पर विधायक रहे मनोज रावत जी, जो आज चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पे, ये वही विधायक हैं जो 17 से 22 के बीच में विधायक थे, लेकिन अपनी विधायक निधि तक खर्च नहीं कर पाए थे। हल्द्वानी क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है। पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में एक अलग पहचान बना चुका है। दुर्भाग्य से शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ। उसके बाद से कार्यकर्ताओं में वहाँ पे निराशा थी कि अपना विधायक नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये क्षेत्र भले ही माननीय विधायक जी नहीं है, ये क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ। और लगातार उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बाद लगातार उस क्षेत्र के काम किए हैं। अन्य विधायक, अन्य जो क्षेत्रों के प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी लगातार उस क्षेत्र से संपर्क में थे और बहुत काम इस पिछले 5 महीनों में वहाँ किए गए हैं। जब से विधानसभा का चुनाव घोषित हुआ है और घोषित होने के बाद सब कैंडिडेटों में अनेक हमारे दावेदार थे और एक से एक बढ़कर थे, लेकिन महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए और साथ ही 2 बार उस क्षेत्र से विधायक रही। वर्तमान में महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वो एक मजबूत प्रत्याशी हैं। लगातार 2 बार उस क्षेत्र से चुनाव जीती हैं और क्षेत्र से उनका लगातार जुड़ाव बना है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने वाली है। कार्यकर्ताओं में उत्साहित होकर उस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो केदारनाथ क्षेत्र वैसे भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वाला क्षेत्र है, उनकी लगातार उसमें भी दृष्टि रहती है। उनके लगाव का भी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसा लगातार उस क्षेत्र में काम किया है, अनेकों कार्य जो आगे होने वाले हैं उनको उनके निर्देश में वो होने हैं, तो उसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और ये निश्चित रूप से यह विधानसभा हम बड़े अंतर से चुनाव में जीतेंगे। देश में प्रदूषण को लेकर रोकने के लिए भले ही अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही दीपावली का त्यौहार नज़दीक आता है प्रदूषण के सभी रिकॉर्ड टूट जाते हैं और सरकारी सिस्टम आंखें मूंदे देखता रहता है। उत्तराखंड में इस साल दीपावली के मौके पर पटाखों की गूंज के बीच निकलते जहरीले धुएं ने हवा में जमकर जहर घोला है, जिससे प्रदूषण का स्तर दिल्ली के प्रदूषण स्तर तक पहुंच गया। 30 अक्टूबर से पहले राजधानी देहरादून में AQI लेवल 96 से 107 तक था, लेकिन 30 और 31 अक्टूबर देहरादून का एवरेज AQI लेवल 288 तक पहुंच गया, जिसमें देहरादून का दून यूनिवर्सिटी वाला इलाका सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा, जहां 31 अक्टूबर की रात AQI लेवल 333 तक पहुंच गया। जबकि बढ़ते प्रदूषण के मामले में प्रदेश के काशीपुर दूसरे नंबर पर रहा, जहां AQI लेवल 324 रहा। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्राग मधुकर धगाते का कहना है कि इस बार हरिद्वार में पिछले 6 सालों में सबसे कम प्रदूषण हुआ है, लेकिन देहरादून, काशीपुर, ऋषिकेश और रुद्रपुर जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट कैटेगरी में रहा है, जिसको देखते हुए वातावरण को शुद्ध करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया है। मुख्य रूप से दिवाली के 7 दिन पहले से ही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वायु की और साथ में जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसकी अनुश्रवण करते रहता है। यहाँ पे दिवाली के दिन सामान्यतः ये मॉडरेट से पुअर कैटेगरी में
इसकी दर्ज होता है यहाँ पे। तो मुख्य रूप से जो AQI है, AQI दिवाली के रात में बढ़ना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि लोग फटाके भी जलाते हैं, साथ में बाकी चीज़ें भी होती है, साउंड पोल्यूशन भी होता है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि सामान्य बात है, एक बहुत बड़ा पर्व है, तो लोग अपनी एक सेलिब्रेशन का मोड है। लेकिन इस बार नगर निगम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा पानी का छिड़काव भी किया गया, ड्रोन के माध्यम से अलग अलग जगह पे स्प्रे किए गए हैं वहाँ पे। तो इस बार पिछले वर्षों की तुलना से AQI की जो लेवल है वो कम आकी गई है वहाँ पे। हल्द्वानी में PCS परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने विधायक सुमित हरदेश से मुलाकात कर बताया कि PCS की परीक्षा के पाठ्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी सिलेबस में भिन्नता देखने को मिली है, जिस पर हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले PCS के अभ्यर्थियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। विधायक सुमित हरदेश का भी कहना है कि ये लोक सेवा आयोग की नियमावली के खिलाफ है, जिसकी अंग्रेजी छात्रों को फ़ायदा मिलेगा और हिंदी छात्रों को नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इसका स्वतः संज्ञान लेकर इसकी जांच कराई जानी बेहद आवश्यक है। अगर अंग्रेजी और हिंदी में सिलेबस बनाया जा रहा है तो एक समान होना चाहिए, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो अंग्रेजी का सिलेबस इन्होंने दिया है और पेपर भी निकट है, अभ्यर्थियों को भी देर में पता लगा है, अंग्रेजी का जो सिलेबस दिया है उसमें 40% के ऐसे मार्क्स हैं जो हिंदी के पेपर में नहीं है, हिंदी के सिलेबस में नहीं है, जिससे कि जो हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद उत्तराखंड जो इंग्लिश मीडियम से ये एग्ज़ाम देंगे उनको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है और इसकी जांच होनी चाहिए, या फिर इसमें मिलीभगत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि स्वयं उसका ये संज्ञान लें और अवश्य ये जो विसंगति है इसे दूर करने का तुरंत आदेश दें। भैया उसके बाद बात किया तो केदारनाथ चुनाव भी अब नज़दीक है, 20 तारीख को चुनाव है। किस तरह की कांग्रेस की तैयारियां हैं, बीजेपी की तैयारी लगातार दिख रही है, CM साहब केदारनाथ जा रहे हैं, और किस तरह से कांग्रेस की कैंडिडेट नहीं, देखिए केदारनाथ की महान जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। 4 धाम यात्रा की जो व्यवस्था है, जो नुकसान उन्होंने झेले हैं, वो अभी तक उनके दर्दों पर कोई मरहम लगाने का किसी ने प्रयास नहीं करा है। तो अवश्य वहाँ की जो महान जनता है, जैसे बद्रीनाथ की जनता ने आशीर्वाद कांग्रेस को दिया, पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। सत्ता बल और धन बल के विपरीत जनबल की जीत होगी, ऐसा हम सबका मानना है। सब एकजुट है, कांग्रेस पार्टी पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ होकर सब मिलाते हैं। नहीं, कॉलेज के चुनाव तो होने ही चाहिए, यही तो भविष्य के नेता हैं। आप देखिए ना, यहीं से तो भविष्य की जो हमारी लीडरशिप है वो यहीं से तो उनकी जड़ें मजबूत होती हैं। और छात्र हितों के लिए जो वो लड़ाई लड़ते हैं छात्र नेता, तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। तो मैं तो पूरे सपोर्ट में हूँ इन लोगों के, और मैं चाहता हूँ कि चुनाव हो, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है, इसलिए भाग रही है। भैया नगर निगम चुनाव कब तक होने की संभावना है? ये तो सरकार। ब्रेक के बाद अब सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा नीति को उत्तराखंड के युवाओं को समर्पित किया जाएगा। उत्तराखंड के बॉर्डर और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले 15 से 29 आयु वर्ग की नारी शक्ति के लिए युवा नीति में जेंडर बजट का प्रावधान किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों से युवाओं का पलायन रोकने और स्थानीय युवतियों को भी सक्षम बनाने के लिए स्वरोजगार व अन्य योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक विकास के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस संबंध में युवा नीति के ड्राफ्ट में विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि युवा नीति बनाने की प्रक्रिया में युवक युवतियों को समान तौर पर नहीं आंका जा सकता। पहाड़ और बॉर्डर एरिया में रहने वाले युवकों व युवतियों को चुनौतियां तथा उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, जिसका नीति बनाने की प्रक्रिया में खास ध्यान रखा जा रहा है। बहुत ज़रूरी है कि हमारा यूथ जो मेल के रूप में है, हमारा यूथ जो फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो पहाड़ के यूथ मेल फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो सीमावर्ती क्षेत्रों में मेल फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो SC ST के रूप में है, हमारा यूथ जो ऐसा जो EWS के रूप में, OBC के रूप में हो। तो आखिरकार इन सब लोगों की क्या क्या हमको ऐसा लगता है कि उनकी आवश्यकता है, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। केदारनाथ उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज करने को लेकर कांग्रेस क्षेत्र के हर मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने एक नए मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ सीट से टिकट बंटवारे पर भाजपा ने दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट न देकर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल को दिया है, जिसके बाद अब कांग्रेस मुद्दा बना रखी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि शैला रानी रावत की बेटी
ऐश्वर्या रावत को टिकट न देकर उनका अपमान किया गया है। और क्योंकि शैला रानी रावत ने पूर्व में बतौर कांग्रेस विधायक के तौर पर केदार घाटी में विकास कार्य किए हैं, इसके लिए उनकी बेटी की उपेक्षा जायज़ नहीं। वहीं भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इसे सिरे से नकारा है और कहा कि पार्टी ने सोच समझकर ही टिकट का बंटवारा किया है और आशा नौटियाल एक जुझारू महिला हैं और पार्टी की जीत को अवश्य सुनिश्चित करेंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस व्यक्ति का मुद्दा उठाती है जो सरकार द्वारा शोषित हो, पीड़ित हो। भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीति की छाया में इस बार शैला रानी जी की बेटी आई हैं। भाजपा का एक ट्रेंड रहा है कि वो जो भी दिवंगत विधायक हैं उनके आश्रितों को टिकट देती रही है। केदारनाथ में भाजपा ने ये परंपरा तोड़ी है और शैला रानी जी कांग्रेस में भी विधायक रही हैं और जब वो कांग्रेस में थी उसी दौर में केदारनाथ क्षेत्र में विकास के काम बड़ी मात्रा में हुए हैं। तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के दौर को याद करती है। कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए कहा है कि शैला रानी जी की पुत्री का भाजपा ने अपमान किया और जनता इस अपमान का बदला लेगी। आज केदार घाटी में जिस तरीके से जनता पिछले 7 सालों से सरकारी उपेक्षा झेलने के लिए मजबूर है, घाटी का पूरा कारोबार चौपट हो गया है। केदारनाथ धाम में हकूकधारियों के साथ प्रशासन ने जो जातियां की हैं वो किसी से छुपी नहीं है। 228 किलो सोना पीतल में कैसे बदला, आदरणीय शंकराचार्य जी का अपमान क्यों किया गया, केदारनाथ मंदिर का प्रतीकात्मक मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रयास क्यों हुआ, इन सवालों के जवाब जनता पूछ रही है और भाजपा के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी वहां पर प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है, इस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। शैला रानी रावत जी समय से पहले हमारे बीच से चली गई, इसका कष्ट हम सबको है। उनके परिवार के साथ हमारी सब संवेदना भी है, हमारा अपना परिवार है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हमारी विधायक थी वो। और जहाँ तक ऐश्वर्या राय जी का सवाल है तो निश्चित तौर पर भविष्य में उनके परिवार की जो पॉलिटिकल लेगेसी है वो ऐश्वर्या हाथ में लेने वाली है, तो पार्टी उनके बारे में निश्चित तौर पर समय पर विचार करेगी। और आज पूरी तरह उन्होंने एक बहुत अच्छा जो मुझे उनका कदम रहा कि वो बाकायदा इस समय प्रत्याशी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित भी है। महिला सशक्तिकरण व स्वच्छ गंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए देश के कोने कोने से आई बीएसएफ की महिला आरक्षियों का राफ्टिंग दल आज देव प्रयाग से रवाना हो गया। बता दें कि गंगा नदी में राफ्टिंग करने वाला ये बीएसएफ महिला आरक्षियों का पहला दल है। देश भर में जहां महिला सशक्तिकरण की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और गंगा की अविरल व निर्मल धारा को नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने की मुहिम जोरों से चल रही है, तो वहीं यह महिला आरक्षी गंगा नदी में राफ्टिंग करते हुए कई राज्यों से होते हुए देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण व स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बहादुर व साहसिक कार्यों के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित और जागरूक करने के साथ ही तमाम जन जागरूकता अभियान करेंगी। 25 अक्टूबर को गंगोत्री से ये अभियान शुरू हुआ जो कि 53 दिन की अवधि के बाद गंगा सागर में जाकर समाप्त हो गया। आज़ादी के इस अमृत काल में डीजी बीएसएफ श्री दलजीत चौधरी जी की ये सोच थी कि जो माननीय पीएम साहब का सपना है सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन बलिदान, इसको हम साकार करें और बीएसएफ देश में पहली ऐसी एजेंसी बने जो ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करे। 25 अक्टूबर को ही हमारे जो कमांडेंट है B8 देहरादून के, उन्होंने गंगोत्री से इसकी शुरुआत की, पूरी टीम वहाँ थी। आज मैंने यहाँ से इसका शुभारंभ किया है, लेकिन इसका फॉर्मल फ्लैग ऑफ गंगा महोत्सव के दिन 4 नवंबर को हरिद्वार में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी करेंगे। और ये हमारी जो राफ्टिंग टीम है पूरे 53 दिनों में जो गंगा का प्राकृतिक मार्ग है उसको फॉलो करते हुए गंगा सागर तक जाएगी। हर हाल्टिंग प्लेस पे जन जागरण के अभियान होंगे और हमने इस पूरी जर्नी को 6 जोन में बांटा है।
हर जोन के हमने एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। वो पहले से वहाँ जाकर वहाँ के जो डीएम हैं, एसपी हैं, बाकी जो एनजीओज हैं, लोकल लोग हैं, उनसे उन्होंने समन्वय स्थापित करके एक मुहिम खड़ी कर रखी है। और आपको पता है ये गंगा रिवर बेसिन सदियों से हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको पालित पोषित करता रहा है, और गंगा का अविरल रहना, स्वच्छ रहना, निर्मल रहना। जी, मैं ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन 2024 जो टीम है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, टीम लीडर हूँ। और इस पूरी टीम में 20 महिलाएं हैं हम जो इसमें भाग ले रही हैं। और हम पूरी 20 महिलाएं भारत के अलग अलग प्रांतों से और पृष्ठभूमियों से संबंध रखती हैं। हम सारी जो 20 महिलाएं हैं बीएसएफ को अलग अलग सीमा पर हम सेवाएं दे रही हैं। और अभी हमने बियाट देहरादून में 2 कोर्स होते हैं वहाँ पर, फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स, बेसिक एंड एडवांस। उन दोनों कोर्सों में हमने कठोर परिश्रम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी महिलाएं आई थी, उसमें से हम 20 महिलाओं को चयन किया गया है वहाँ से। और वहाँ पे हमें काफ़ी स्किल्स सिखाई गई सारी फ्लड वाटर रेस्क्यू की, और ताकि हम राफ्ट चला सकें अच्छे से। अगर कोई दुर्घटना अगर बाय चांस हो जाती है तो हम उसमें हमें सेल्फ रेस्क्यू टेक्निक्स भी सिखाई गई। उस सारे प्रशिक्षण के बाद हम 20 महिलाएं इस एक्सपीडिशन का हिस्सा बन रही। बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर के घर में गौ पूजन के साथ धूमधाम से गोवर्धन पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर एवं किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर ने सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को मैं धनतेरस, दीपावली और आज जो बहुत ही शुभ और पावन दिन है गोवर्धन का, और हम क्या पूरे भारतवर्ष में और जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग हैं वो गौ पूजन करते हैं, और मैं गौ पूजन की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी से यह निवेदन करता हूँ कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। हम अपनी बोली भाषा, अपने रहन सहन, अपने तीज त्यौहार, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने गौरवशाली इतिहास पे चलते हुए आने वाले समय में जो हमारे नौजवान नौनिहाल है, मैं परमपिता परमेश्वर से उम्मीद करता हूँ कि जो कल्पना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है, और जो हमारी सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखी न की है, वो हम अपनी संस्कृति, अपने ऐसे तीज त्योहारों पे चलते हुए अगर जो करेंगे हम इन कामों को उत्साह के साथ, तो हमारे नौजवान नौनिहाल इन्हीं रास्तों पे आगे चल के, और गौ पूजन का आज जो दिन है, गोवर्धन का जो दिन है, भगवान श्री कृष्ण ने भी ये संदेश दिया है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ और उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा ये चीर चराचर विश्व जगत, ये सृष्टि बची रहे, गौ, गंगा, गीता, हिमालय कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सब मिलजुल के काम करें। मैं एक बार पुनः समस्त देशवासियों को गोवर्धन पूजन की बधाई, शुभकामनाएं देता हूं, और आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप गांव देहात में आके, किसान परिवार के बीच में आके आपने आज जो अपना बहुमूल्य समय दिया गोवर्धन पूजा के लिए आप आए, आपका भी हृदय की गहराई से आभार, धन्यवाद। और रुड़की वार्ड नंबर 33 इंदिरा पार्क निवासी अनस युवक शनिवार की शाम लगभग 5 बजे अपने घर से ये कहकर निकला कि वे टहलने जा रहा है, लेकिन काफ़ी देर बाद तक वे घर नहीं पहुंचा। अनस की गाड़ी सोलानी पार्क में खड़ी मिलने से लापता युवक की नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद जल्द पुलिस के सहयोग से लापता युवक की गंगा नदी में तलाश की गई। काफ़ी तलाश करने के बाद भी युवक का कोई पता नहीं लग पाया। अनस नाम का लड़का है, शहजाद, पुत्र शहजाद। ये लगभग शाम 5:30-6 बजे से घर से टहलने के लिए कह के गया था, लेकिन अभी तक के उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। शाम जब रात घर वालों ने इधर उधर घूमना शुरू किया तो उस बच्चे की, जिस बच्चा वो स्कूटी से गया था, वो स्कूटी सोलानी पार्क के पास से मिली है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि वो बच्चा शायद नहर में डूब गया है। उसी संबंध में हमने हमारी चौकी इंचार्ज और कोतवाल साहब से संपर्क साधा, तो उन्होंने उनके प्रयास से और हमारे प्रयास से उसमें आज हमने सुबह वहाँ बोट चलवाई और कई घंटे लगातार बोट चलाई ताकि कुछ बच्चे का सुराग मिल सके अगर बच्चा नहर के अंदर है। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया बच्चे का।
हाँ, पुलिस में हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दे दी है, जो उसके संबंधित उसके बच्चे की फोटो है, फोटो सब दे दी है, लेकिन काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। परिजनों में काफ़ी माहौल ऐसा बना हुआ है, सदमे का माहौल, उनकी माँ भी सदमे में है कि नहीं, अभी तक के ऐसा कोई अंदेशा नज़र नहीं आया कि बच्चे की कोई दुश्मनी हो, कुछ हो, लेकिन बहुत परेशान है, सारा पड़ोस परेशान है। पूरी रात हो गई जागते हुए हम लोगों को भी। 5:30 बजे करीब घर से गया है, उसके बाद मुझे घबराहट महसूस दे रही है। मैं क्या नाम अभी घूम के आ रहा हूँ, 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा अभी। फिर उसके बाद वापस नहीं आए। रात को पता चला कि हमें स्कूटी में मिली नहर किनारे, सोना नहीं पा सकते। उत्तराखंड खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।